हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यदि आप इस एमसीक्यू का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विद्युत आवेश का मात्रक है ऑप्शन ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी कूलम। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। तो देखिए विद्युत आवेश का फार्मूला इससे होता है कि Q बराबर होता है I गुने T। तो यहाँ I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है। तो इस सूत्र के आधार पर आप इसका मात्रक निकालिएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का होता है सेकेंड। यानी कि इस सूत्र के आधार पर विद्युत आवेश का मात्रक हुआ एम्पियर सेकेंड, लेकिन कूलाम वैज्ञानिक के आधार पर एम्पियर सेकेंड के जगह पर क्या लिखा जाता है, कूलाम। यानी कि एक एम्पियर सेकेंड को ही का किसके बराबर होता है, एक कूलाम के बराबर होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा, तो कूलाम होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या कर रहा है इसे देखिए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसकी वस्तु की मात्रा ऑप्शन ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसकी मात्रा मतलब क्या होगी, बढ़ सकती है कि घट सकती है कि वही रहती है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए कोई भी वस्तु पहले से क्या होता है, जो उदासीन होता है। वस्तु पहले से क्या होता है, उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी कि जितना धन आवेश होता है किसी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश होता है। यानी कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि वस्तु ए में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का होते हैं, माइनस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ कितना है, -2 है, और प्रोटॉन पर आवेश कितना है, +2। तो वस्तु ए पर टोटल आवेश कितना होगा, 0 होगा। अब इसी तरह से वस्तु बी में देखिए ध्यान से। वस्तु बी है, मान लीजिए कि इसमें धन आवेश 4 है, तो जितना धन आवेश उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश। वस्तु पहले से उदासीन होवे करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -4 है, और प्रोटॉन पर आवेश +4 है। तो इस पर भी टोटल आवेश कितना होगा, 0। तो अभी दोनों वस्तु क्या है, अनावेशित है। ये दोनों पर अभी कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है या उदासीन है। अब जब ये दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो वस्तु ए में से इलेक्ट्रॉन निकल कर बी में चला जाएगा। तो देखिए बी में चला जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए जी, जब वस्तु ए और बी को आपस में रगड़ेंगे तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चला जाएगा, प्रोटॉन निकलकर नहीं जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हस्तांतरण होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस बात को आप याद रखिए। तो मानिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर ए वाला बी में चला गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन वाला माइनस का होगा 0, और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो तो रहबे करेगा, +2। तब इस वस्तु पर +2 आवेश आ गया। यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग किया उस पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया। अब ये वस्तु में देखिए बी में, वस्तु बी है कि 2 इलेक्ट्रॉन का कर लिया, ग्रहण कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या लिया, ग्रहण। कौन वाला, ए वाला। तो अब इसमें ऋण आवेश की संख्या बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अब 6। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया -6, लेकिन प्रोटॉन जो है सही रहेगा। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना है, +4। तो अब प्लस माइनस जोड़िएगा तो Q बराबर आ गया -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश आ जाता है। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो जा रहा है, अधिकता हो जा रहा है। तो देखिए अब 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है Me बराबर
9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अब बताइए कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वस्तु ए में से, जब वस्तु ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु ए का द्रव्यमान इतना होगा, एगो इलेक्ट्रॉन को निकलने से इतना कम हो जाएगा कि 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। तो धनावेशित वस्तु का वजन द्रव्यमान क्या है, कम हो रहा है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका द्रव्यमान क्या है, बढ़ रहा है। तो धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घट जाएगा और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो इसका द्रव्यमान भी कम होगा। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान या मात्रा घट सकती है या बढ़ सकती है। धनावेशित में घट सकती है और ऋणावेशित में मात्रा बढ़ सकती है। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आवेशित वस्तु आवेशित किया जाता है तब वस्तु की मात्रा, तो आवेशित करिएगा तो धनावेशित पर द्रव्यमान घट जाएगा और ऋणावेशित पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा डी, कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। किस पर, आवेशित वस्तु पर। अब क्वेश्चन में पूछ दे कि धनावेशित वस्तु की मात्रा, क्या लिख देंगे, घट सकती है, और ऋणावेशित वस्तु की मात्रा बढ़ सकती है। तो यहाँ सही ऑप्शन का होगा डी होगा, कि आवेशित वस्तु की मात्रा बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो सही ऑप्शन इसका हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से है क्वेश्चन 3 कि एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वस्तु होनी चाहिए। ऑप्शन ए ऋणावेशित, बी अनावेशित, सी ऋणावेशित या अनावेशित, और डी कह रहा है कि एक चुंबक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक धनावेशित कांच की छड़ है। क्या है, एक धनावेशित कांच की छड़ है। क्या है, तो धनावेशित है। धनावेशित एक कांच की छड़ है। तो ये बना लिए हम चित्र में, ये क्या है, एक धनावेशित कांच की छड़ है। तो किसी वस्तु को क्या करती है, ये आकर्षित करती है। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं या आप लोग पढ़े होंगे कूलम्ब नियम में कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश एक दूसरे के लोग क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो दूसरी वस्तु क्या होनी चाहिए, पहली वस्तु धन आवेशित है तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित होनी चाहिए। दूसरी वस्तु क्या होनी चाहिए, ऋणावेशित। लेकिन स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण अनावेशित वस्तु में भी आवेश आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं इसे देखिए। यदि हम किसी धनावेशित वस्तु के समीप यदि कोई अनावेशित वस्तु को लाएंगे, यानी कि इस पर पहले से आवेश नहीं है, इस पर पहले से आवेश नहीं है, तो क्या होगा से देखिए। यदि इस पर पहले से आवेश नहीं है तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण सम्मुख पृष्ठ पर विजातीय आवेश, यानी कि सामने वाला पृष्ठ पर माइनस आ जाएगा और पीछे वाला पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अनावेशित वस्तु के में भी आवेश आ जाते हैं। जब धनावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाएंगे तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण सम्मुख पृष्ठ पर विजातीय आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि प्लस को लाएंगे तो सामने आ जाएगा माइनस और पीछे आ जाएगा प्लस। तो अनावेशित वस्तु को भी क्या करेगा, धनावेशित छड़ आकर्षित करने लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि धनावेशित छड़ जो है कि ऋणावेशित वस्तु को भी आकर्षित करेगा और अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, तो सी होगा कि ऋणावेशित या अनावेशित, यानी कि जो वस्तु है जिसको आकर्षित कर रहा है धनावेशित छड़, वस्तु या तो ऋणावेशित होगा या तो अनावेशित होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार से है, किसी धनावेशित वस्तु में होती है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, बी इलेक्ट्रॉनों की कमी, सी प्रोटॉनों की अधिकता, डी प्रोटॉनों की कमी। तो चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धनावेशित वस्तु में होती है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में
कि ए और बी दो वस्तु है, तो वस्तु ए में 2 माइनस है और 2 प्लस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। तो वस्तु ए में टोटल अभी आवेश कितना है, तो इलेक्ट्रॉन -2 है, प्रोटॉन 2 है, तो टोटल आवेश क्या है 0 है। अब वस्तु बी है, मान लीजिए कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या है प्रोटॉन है, तो जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है उदासीन वस्तु में। तो इलेक्ट्रॉन 3 और प्रोटॉन भी +3, तो टोटल आवेश क्या है 0। जब ये दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, जब दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, तो चलिए माने कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वस्तु ए का, यानी वस्तु ए का जो इलेक्ट्रॉन था निकल कर वस्तु बी में चला गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन का बचा ए में 0, और प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता है, प्रोटॉन जो है से रहेगा, जितना है उतना रहबे करेगा। और देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पहले से 3 था और 2 आ गया, अब हमें और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है से वस्तु ये वाला इलेक्ट्रॉन आयल है इसमें, तो पहले से 3 था और 2 आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गया -5, और प्लस कितना है प्रोटॉन, तो +3 के 3 है। तो देखिए तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए वो वस्तु ऋणावेशित हो गया, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया वो वस्तु क्या हो गया धनावेशित हो गया। तो यानी कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाते हैं दूसरा वस्तु में, और जिस वस्तु में जाते हैं वो वस्तु क्या हो जाता है ऋणावेशित हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था सो उसको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन यही ना कह रहा था कि किसी धनावेशित वस्तु में होती है, तो क्या होती है देखिए धनावेशित वस्तु कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया उस पर धन आवेश आया, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर माइनस आया। तो यानी कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है कमी होता है, और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है। तो देखिए क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा से देखिए, कह रहा था कि धनावेशित वस्तु में होती है, किसी धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, नहीं ऋणावेशित में होता है धनावेशित बी इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो सही ऑप्शन यही है, ऋणावेशित वस्तु में धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है कमी होता है। तो सही ऑप्शन क्या है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन 5 ऐसे कह रहा है, क्या कह रहा है से देखिए, साबुन के बुलबुले में ऋणात्मक आवेश हैं, तब इसकी त्रिज्या ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साबुन के बुलबुला है, क्या है जी साबुन के बुलबुला। तो मान लीजिए इस तरह से होगा बुलबुला। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है से समझिए कि ऋणात्मक आवेश है, साबुन के इस बुलबुले पर कैसा आवेश है ऋणात्मक, यानी कि माइनस आवेश है। इस साबुन के बुलबुले पर क्या है ऋण आवेश है। तो इसका साइज मतलब त्रिज्या घटेगा कि बढ़ेगा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जी कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं लोग, तो विकर्षित करते हैं। लेकिन 2 ऋण आवेश रहेगा तो ये लोग भी क्या करते हैं एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, लेकिन एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के लोग क्या करते हैं आकर्षित। कब, जब एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, तब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बाकी दोनों देखिए, यानी कि सजातीय आवेश यानी कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है विकर्षण होता है, लेकिन असमान प्रकृति के आवेशों में के बीच क्या होता है आकर्षण होता है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस के बीच कौन सा बल काम करेगा विकर्षण, यानी कि ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे विकर्षित करेंगे, ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे विकर्षित करेंगे, जिसके कारण बुलबुला के साइज बढ़ेगा। तो जब बुलबुला के साइज बढ़ेगा तो इसका त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो ऋण आवेश के बीच का होता है विकर्षण बल काम करता है, इसलिए साबुन के बुलबुलों की त्रिज्या क्या होगी बढ़ जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा बी, सही ऑप्शन क्या होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन 6 इस प्रकार से है कि यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इसका अर्थ है कि पिंड इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हासिल की, बी कुछ प्रोटॉन खो दिया, सी कुछ इलेक्ट्रॉन का अधिग्रहण किया और कम संख्या में प्रोटॉन खो दिया, डी कुछ आयनों को खो दिया। तो देखिए
कोई भी वस्तु प्रोटॉन को खो नहीं सकता, खो सकता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो बी और सी ऐसी गलत लग रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए जी, अभी पीछे हम आप लोग को बताए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया से देखिए कि क्या बताए थे। देखिए धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है? कमी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो वस्तु धन आवेशित हो जाता है, प्रोटॉन खोता नहीं है कोई। और ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाता है? अधिकता हो जाता है। ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा था, कौन सा वस्तु है? तो ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, यानी कि ऋणावेशित वस्तु है। तो ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है? अधिकता होता है, मानो अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है जी? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। या क्वेश्चन में भी पूछ दे कि प्रकृति में न्यूनतम आवेश का मान होता है तो कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नेक्स्ट इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है? ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जी, क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश किस रूप में रह सकता है? तो किसी वस्तु पर आवेश या तो देखिए 0 रह सकता है, या 1e प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3, यानी कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज रहता है, यानी किसी वस्तु पर 3/2 इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के रूप में आवेश नहीं रह सकता है। यानी कि विद्युत आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि आवेश किसी वस्तु पर कैसे रह सकता है? तो 1e मानो 1e के मतलब हुआ कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम इस रूप में, या 2e यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 है तो इसी का गुणनफल के रूप में रहना चाहिए, जैसे कि 2 गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि होना चाहिए 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम इस तरह से। या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है कि 1.6, तो 3 से गुना करेंगे तो इसे हो जाएगा कि 16×3 = 48, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा आपको कि 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे कूलम प्लस माइनस 4e ऐसे। तो ये हमें 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, यानी कि 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो देखिए, तो विद्युत आवेश किस रूप में हो सकता है? तो 1.6 या 3.2 या 4.8 या 6.4, इसके इस रूप में किसी वस्तु पर आवेश रह सकता है। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है? 5.8 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज गुणनफल के रूप में नहीं आता है पूर्ण गुणज में। हाँ, 3.2 हो सकता है, 4.5 भी नहीं होगा, 8.6 भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? तो बी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 इस प्रकार से है कि यदि किसी पिंड पर 1 नैनो कूलम आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इससे पहले समझिए कि किसी पिंड पर 1 नैनो कूलम आवेश है, यानी Q का मान दिया हुआ है 1, Q का मान कितना दिया हुआ है? तो 1 नैनो कूलम। Q का मान क्या दिया हुआ है? तो 1 नैनो कूलम आवेश दिया हुआ है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं कि कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 नैनो कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए जिसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वांटीकरण सिद्धांत से तो
जो क्यू आवेश दिया हो उसको नैनो का हटाते हैं, 1 नैनो कूलाम बराबर, तो 1 गुने नैनो की जगह पर लिख सकते हैं 10 के पावर -9 कूलाम। अब यहाँ क्वांटीकरण सिद्धांत का प्रयोग करिए। तो क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? तो क्वांटीकरण सिद्धांत ऐसे है कि Q बराबर होता है N। तो हमको चाहिए N, तो N बराबर इसे लिख सकते हैं कि Q बटा में E। अब यहाँ से मान बैठाइए, Q की जगह पर ही बैठाएंगे कि 1 गुने 10 के पावर -9 कितना लिखेंगे तो -9 बटा ई का मान ये होता है कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 दशमलव है। अब नीचे के दशमलव पर हटाइए, तो सॉरी, तो क्या करेंगे तो नीचे का दशमलव पर हटाएंगे। यहाँ आइए, तो 10 हो जाएगा, इसे नीचे हो जाएगा इसे कि 10 गुने 10 के पावर -9 है, 19 को ले जाएंगे तब प्लस, तो यानी 10 हो जाएगा इसे, और बटा में रह जाएगा 16। तो अब इसमें से एक जीरो ले लेंगे तो हो जाएगा इसे आपको 100, और गुने 10 के पावर हो गया 9, 10 था 10 के पावर 10, तो इसको में एक जीरो दे दिए तो 100 हो गया, और बटा में 16। अब 16 से इसको काटिए, तो काटने के बाद क्या आता है इसे देखिए, काटने के बाद आपको आएगा कि 6.25 गुने 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 नैनो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए सही ऑप्शन कौन है, 6 यानी 10 के पावर 9 आ रहा है, 6.25 गुने 10 के पावर 9। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या है सी, सही ऑप्शन क्या है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग शायद पहले ही से जानते होंगे जी, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए सही कौन ऑप्शन है, इसी को मात्रक को हम ऊपर ले जाकर भी लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए मिलाई कौन सही ऑप्शन है, 8.854 गुने 10 के बी तो नहीं होगा, हाँ ए होगा, और के मात्रक भी गलती है, तो सही ऑप्शन क्या है ए होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, एसआई मात्रक। तो देखिए जी, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है इसे समझिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, अभी पीछे लिखवा है कि कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। और इसका एक और एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है जी, तो फैराडे पर मीटर। दूसरा का इसका मात्रक क्या होता है, तो फैराडे पर मीटर होता है। तो यहाँ हम लोग को जो दिया है वो ही लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछ रहा था, कौन है यहाँ, तो कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सही ऑप्शन क्या है, बी है, सही ऑप्शन क्या है, बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन इस प्रकार से है, कूलाम बल है, ऑप्शन ए केंद्रीय बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी दोनों ए एवं बी, और डी कह रहा कि कोई नहीं। तो कूलाम बल क्या है से देखिए, कूलाम वैज्ञानिक क्या कहे थे कि दो बिंदु आवेश जिसे है Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश क्या रहेगा, Q1 और Q2 कितना दूरी पर है स्थित, r दूरी पर। तो वो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, कि दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये r क्या है, तो दोनों आवेशों के केंद्र, दोनों आवेशों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे के केंद्र पर बल लगाते हैं, इसलिए कूलाम बल क्या है, केंद्रीय बल है। और
ये दोनों आवेश के बीच बल लग रहा है, इसलिए कूलाम बल विद्युत बल भी है, यानी कि कूलाम बल विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कूलाम जो बल है क्या है, एक केंद्रीय बल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि एक वस्तु पर एक कूलाम ऋण आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक वस्तु है उस पर क्या है, तो एक कूलाम ऋण आवेश है, यानी कि आवेश कितना है, तो यानी Q बराबर है 1 कूलाम, 1 कूलाम है। और उसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आवेश, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन आपसे पूछ रहा है। देखिए एन का मान क्या होगा, तो क्वांटीकरण सिद्धांत से सूत्र जानते हैं कि Q बराबर होता है एन ई, ये क्वांटीकरण सिद्धांत है। तो एन बराबर इसे लिख सकते हैं कि Q बटा में E। अब यहाँ से दोनों का मान बैठा के कैलकुलेशन कर दीजिए। तो Q आवेश का मान दिया हुआ है कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब नीचे के दशमलव ऊपर हटाइए, तो हटाने के बाद दशमलव एक अंक के बाद हटा दूँ, हाँ 10 हो जाएगा बटा में 16, 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा ऊपर जाके। अब एक 19 में से एगो 10 इसमें ला के डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा से देखिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा कि 100 बटा में 16, जो 19 था उसमें से 10 एगो इसमें ले आया, तो अब हो गया इसे कि 10 के पावर हो गया 18। अब इसको काट दीजिए, अब इसको काट दीजिए, तो काटने के बाद क्या आता है, तो आता है 6.25 गुने 10 के पावर कितना रह गया 18, यानी कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 6.25 गुने 10 के पावर 18, इसका सही ऑप्शन है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या मान होता है जी, आप लोग ने पढ़े होंगे। इतना होता है कि 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो मिलाई कौन सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन ए है कि 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ऑप्शन ए फैराडे के नियम से, बी कूलाम के नियम से, सी लाप्लास के नियम से, डी गॉस के नियम से। तो देखिए जी क्या कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, तो कूलाम के नियम से दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी कूलाम के नियम से दिया जाता है। 16 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलाम +4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकूलाम आवेश अतिरिक्त दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल है। ऑप्शन ए 2 न्यूटन, बी 4 न्यूटन, सी 5 न्यूटन, डी 7.5 न्यूटन है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे पर ये लोग कितना बल लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं। तो देखिए कूलाम के नियम से क्या सूत्र है कि फार्मूला इसे है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही K कह सकते हैं कि K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला है कूलाम के नियम से कि दोनों आवेश ये फार्मूला के अनुसार बल लगा रहे हैं। तो चलिए जहाँ F है, F के जगह पर क्या बैठाएंगे 10 न्यूटन, तो F के जगह पर कितना रखेंगे 10 न्यूटन रखेंगे। तो F के जगह पर बैठा दिए 10 न्यूटन बराबर K जैसे था वैसे छोड़ दिए Q1 Q2। तो देखिए Q1 का मान है 3 और Q2 का मान है 4, ऐसे। तो Q1 के जगह पर हम क्या बैठाएंगे 3 और Q2 की जगह पर 4 बटा में R स्क्वायर जैसे था वैसे। तो यानी कि 10 बराबर हम लोग का क्या आ गया था K 4 × 12
के गुने 4 × 12 बटा में आर स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए इसको हम क्या मान लिए, तो समीकरण 1 मान लिए, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों का अतिरिक्त कितना आवेश देना है, तो -6 माइक्रोकूलम। तो देखिए Q1 थोड़ा पहले से Q1 था 3 माइक्रोकूलम और इसको और आवेश कितना हम दे दिए, तो -6 माइक्रोकूलम दे दिए। तो कितना हो गया, प्लस में घट के हो जाएगा ये -3 माइक्रोकूलम। अब ये Q1 था, अब Q2 को भी पहले से 4 माइक्रोकूलम था, इसमें और एक्स्ट्रा कितना आवेश दे दिया गया, तो -6 माइक्रोकूलम। तब देखिए कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 4 में से 6 घटाएगा तो -2, कितना हो जाएगा, तो -2 माइक्रोकूलम। अब फिर वही कूलम के नियम वाला सूत्र लगाइए, तो F बराबर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो F बराबर K इंटू Q1 Q2। तो Q1 के जगह पर है -3, तो Q1 की जगह पर हम क्या बैठाएंगे, तो -3 गुने Q2 की जगह पर -2 माइक्रोकूलम, ये सब छोड़ दिए, बटा में आर स्क्वायर ऐसे। अब F बराबर K गुने 3 दूना 6 प्लस में हो जाएगा, सॉरी 16 लिखा रहा है, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और बटा में क्या रहेगा, तो बटा में रहेगा आर स्क्वायर, बटा में क्या रहेगा, तो आर स्क्वायर रहेगा। और इसको मान ले समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा देंगे। तो समीकरण 1 कैसे था कि 10 LHS और इसका LHS है F, वो था इसे कि K गुने 12, K गुने कितना था, तो 12 था, K गुने कितना था जी, तो 12 बटा में आर स्क्वायर। इस समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हम लोग का लाए हैं, तो समीकरण 2 लाए हैं कि K गुने ऐसे बटा K गुने 6 बटा में आर स्क्वायर ऐसे। तो काटिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, फिर K से K कटेगा, 6 दूना हो जाएगा 12, 3 तो बच गया 2 खाली। तो क्या बच गया से देखिए, इधर हम लोग के बच गया कि 10 बटा F बराबर ऊपर है उधर 2, 5 दूना 10, इसे काट सकते हैं। तो यानी कि हम लोग के F बराबर कितना आ गया, तो F बराबर ऐसे आ गया 5 न्यूटन, F बराबर आ गया 5 न्यूटन। तो देखिए कौन सा ही ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन यही था। तो 5 न्यूटन आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 5 न्यूटन। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो गया, C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल होगा ऑप्शन ए F, B F/2, C F/4 और D 4F। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 गोला हैं, कितना दूरी पर स्थित हैं ये लोग, तो D दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित है, तो D दूरी पर। तो ये गोला है 2 गो, D दूरी पर, और ये दोनों कितना बल लगाते हैं, एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, एक दूसरे पर ये लोग कितना बल लगाते हैं, तो F बल लगाते हैं ऐसे। तब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि आवेश को दुगना कर दिया जाए, ये लोग पर मानिए कि पहला गोला पर आवेश है Q1 और दूसरा का पर है Q2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आवेश को दुगना कर दिया जाए और दूरी को भी दुगनी कर दी जाए तो जो नया बल होगा से क्या होगा। तो देखिए, तो देखिए ध्यान से, यदि हम आवेशों को दुगना न करें तो शुरुआती में ऐसे होगा, F बराबर ऐसे होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो इसके जगह पर K भी खाली लिख सकते हैं। तो ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर K लिख दिए। तो F बल लगाते हैं एक दूसरे पर, तो F बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि K Q1 Q2 बटा में दूरी के स्क्वायर। तो दूरी है क्या है, D स्क्वायर। कूलम के नियम से ये दोनों इतना बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, दोनों गोला F बल। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि
आवेशों को दुगना कर दिया जाए, दोनों आवेशों को कर दिया जाए दुगना, तो F बराबर K सब वैसे रहेगा। जो Q1 है इसको हम क्या लिख देंगे 2Q1 इंटू Q2 की जगह पर क्या कर दिए 2Q2 बटा दूरी को भी क्या कह रहा है कि दुगना कर दिया जाए, तो D स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2D के होल स्क्वायर। तो देखिए आवेशों को भी हम दुगना कर दिए और दूरी को भी दुगना कर दिए। तो अब देखिए क्या करने के बाद आता है दुगना, तो इसको नया बल को हम मान लेते हैं क्या है F डैश है, नया बल जो है क्या है F डैश। अब देखिए तो F डैश बराबर ऐसे हो जाएगा कि K ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ऐसे कि 4 Q1 Q2 बटा 2 के स्क्वायर करेगा तो 4 और D स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचता है, तो F डैश बराबर ऐसे आ जाएगा कि F डैश बराबर आ गया K इंटू Q1 Q2 बटा में D स्क्वायर आ गया, क्या आ गया तो K इंटू Q1 Q2 बटा में D स्क्वायर। तो देखिए क्या है, तो समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, शुरू वाला समीकरण 1 का मान ही ना है कि K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं, उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं, इसके जगह पर इस सबके किसका मान आ गया F का मान आ गया। तो F डैश बराबर इस सबको क्या लिख सकते हैं F, समीकरण 1 से F, तो बल जो होगा क्या हो जाएगा F हो जाएगा, F डैश बराबर क्या होगा F, यानी कि बल वही रहेगा, बल में परिवर्तन कुछ नहीं होगा। तो F डैश बराबर नया बल का आएगा F आएगा, नया बल का आएगा F। तो इसका सही ऑप्शन क्या है A, इसका सही ऑप्शन A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि दूरी पर R छूट रहा है, यहाँ आप लोग R लिख लीजिएगा, यहाँ क्या लिखना है R दूरी पर रखे समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल है ऑप्शन ए F/8 F/4 C 4F D F/16 इसे कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समान परिमाण के 2 आवेश, यानी कि दोनों आवेश का परिमाण क्या है समान है, दोनों आवेश बराबरी है। इसे मान लेते हैं कि Q1 बराबर कुछ है, Q1 बराबर है Q2 बराबर मान लेते हैं कि Q है, ऐसे। तो दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं F बल लगाते हैं, तो इसे K कांस्टेंट मान लेते हैं जो 1/4πε नोट होता है। Q1 Q2 तो Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के भी मान है Q, दोनों का समान परिमाण है। दूरी मान लीजिए कि R है तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसको थोड़ा सा और लिखेगा तो ऐसे कि Q गुने Q करेगा तो Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या कर रहा है समझिए, आवेश दोनों आवेश को क्या करना है आधा कर देना है। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए, आवेशों को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, आवेशों को आधा कर दे तो नया बल मान लीजिए कि F डैश है तो K सब ऐसे रहेगा, जो Q है ना Q बाई इसको 2 कर देंगे और Q1 को भी Q/2 और Q2 को भी, दोनों आवेश को हम आधा कर दिए और दूरी को दुगना कर दी, जो R स्क्वायर है इसको 2R के होल स्क्वायर कर दी, दोनों आवेश को आधा कर दिया जाए और दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो दुगना कर दिए तो देखिए क्या आता है तो K, तो देखिए ऐसे हो जाएगा Q गुने Q करेगा तो Q स्क्वायर बटा में 4 और बटा ये 2 के स्क्वायर 4 ये R स्क्वायर। तो इसको पलटेंगे तो F डैश बराबर ऐसे आ जाएगा कि K Q स्क्वायर बटा में तिरछे गुना करेगा पलट के, तो 4 16 R स्क्वायर ये आ गया पलटने पर। तो इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए कि F डैश बराबर ऊपर से 1 और नीचे से 16 कॉमन निकाल देते, 1/16 K Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। तो देखिए तो पीछे तो समीकरण 1 देखिए कि K Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर, उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं, उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं F। तो देखिए जी क्या करने वाले हैं, तो ई किसका मान आ गया F का मान, तो इसके जगह पर हम F लिख सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा 1/16 गुने F, ये F का मान आ गया समीकरण 1 से। तो
एफ डैश बराबर आ गया कोची, तो एफ डैश बराबर आ गया इसे, एक गुने एफ करेगा तो एफ ऊपर रह जाएगा, कैसे कि एफ बटा में 16, तो जो नया बल होगा क्या होगा, तो एफ बटा में 16 हो जाएगा। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, हाँ ध्यान से देखिए कौन सही ऑप्शन है, एफ बटा 16, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी, इसका डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एक ही त्रिज्या के दो तांबे के गोले, एक ठोस और दूसरा खोखला, एक ही विभव के लिए आवेशित करें, तो जिसमें जिसमें नहीं होगा क्या होगा, किसमें ज़्यादा आवेश होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसे समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि समान त्रिज्या के, मानो त्रिज्या दोनों के क्या है, बराबर है, दो गोला है, एक गोला ठोस है और एक गोला क्या है, खोखला है, एक गोला क्या है, खोखला है, खोखला। अब दोनों का आवेशित किया जाता है, दोनों पर क्या है कि आवेश देते हैं, दोनों पर समान विभव से, वोल्टेज दोनों का सेम है, दोनों पर आवेश दिया जाता है। तो किस गोला में ज़्यादा आवेश होंगे, तो देखिए जी, गोला ठोस हो चाहे खोखला हो, जब ठोस गोला को भी जब आवेश देंगे तो सब आवेश कहाँ है, तो इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएंगे, जितना भी आवेश है इसके सतह पर आ जाएंगे, अंदर आवेश रहबे नहीं करता है। जब ठोस गोला या खोखला गोला को आवेश दिया जाता है तो सब आवेश कहाँ जाते हैं, तो इसके सतह पर आ जाते हैं। खोखला गोला है, जब इसको भी आवेश दीजिएगा तो सब गोल आवेश कहाँ आ जाएगा, तो इसके सतह पर आ जाएगा, सब आवेश कहाँ आ जाएगा, तो इसके सतह पर। तो देखिए दोनों में यानी कि आवेश समान रहेगा, यानी ठोस गोला रहे चाहे खोखला रहे, सारा आवेश कहाँ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। तो देखिए क्या होगा सही ऑप्शन, ठोस गोला पर मतलब किस में ज़्यादा आवेश आएंगे, ठोस गोला पर, खोखला गोला पर, तो दोनों गोला पर आवेश का रहेंगे, समान रहेंगे, दोनों पर समान आवेश होगा, गोला ठोस रहे या खोखला रहे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन भी इस तरह से है, यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाता है तो यह वितरित होता है, ऑप्शन ए सतह पर, बी सतह के अंदर, सी केवल सतह के अंदर, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कुचालक गोला है, गोला क्या है, कुचालक है, गोला कैसा है जी, तो कुचालक है। अब इसको आवेश दिया जाता है, तो देखिए कुचालक में है कि आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो इसको जहाँ आवेश दीजिएगा वहीं आवेश रह जाएगा, आवेश इधर उधर नहीं भागेगा। तो इसका आवेश कहाँ वितरित होगा, तो इसके सतह पर ही, इसका जहाँ आवेश दीजिएगा आवेश वहीं रह जाएगा, क्योंकि कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो कहाँ वितरित होगा, तो सतह पर ही होगा, अंदर आवेश नहीं जा पाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस कह रहा है कि धातु का परावैद्युत स्थिरांक है, ऑप्शन ए 0, बी 1, सी अनंत, और डी कह रहा है कि -1। तो देखिए धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, धातु का अनंत होता है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है क्या होता है, अनंत या इन्फिनिट कहिए, क्या होता है, तो इन्फिनिट होता है, इन्फिनिट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से किसका साई मात्रक वोल्ट पर मीटर है, ऑप्शन ए विद्युत फ्लक्स, बी विद्युत क्षेत्र, सी विद्युत विभव, डी विद्युत धारिता। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच एक ऐसा संबंध होता है कि ई बराबर -dv बटा dr। तो v क्या है, विभव है, और dr क्या है, दूरी है, या इसको विभव प्रवणता भी कहा जाता है। तो देखिए dv यानी कि विभव है, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और नीचे दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसी को हम इसे लिख सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर। तो किसका मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर, इस फार्मूला के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, सॉरी बी होगा, कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, फिर ऑप्शन आ गया 4 गो कि न्यूटन पर कूलाम ए में है, बी है न्यूटन कूलाम, सी वोल्ट मीटर, और डी कह रहा है कि वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे होता है कि E बराबर होता है F बटा में Q। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो ऊपर बल है तो बल का सही मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे है आवेश तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब इसी को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे कूलाम को, तो ऐसे हो जाएगा कि न्यूटन पर कूलाम, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम, इस फार्मूला के अनुसार। और पीछे वाला जो सूत्र देखे थे कौन था, विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सही मात्रक वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम, ये दोनों होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आगे इसे बोला कि एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा। ऑप्शन ए QE, बी Q/E, सी E/Q और डी QE/2। तो देखिए जी, जब किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखिएगा तो विद्युत क्षेत्र उस पर बल F लगाएगा, तो इस फार्मूला होता है कि E बराबर होता है F बटा में Q। तो यहाँ बल के बात कर रहा है, तो बल बराबर ऐसे होगा कि F बराबर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, तो इसी सूत्र से F बराबर निकाल सकते हैं। तो Q को तिरछे गुना करेंगे तो F बराबर ऐसे आ जाएगा कि QE। तो आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगेगा, तो F बराबर लगेगा QE। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या है, ए है। सही ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 25 क्वेश्चन ऐसे है कि विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक है। ऑप्शन ए वेबर, बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, सी वोल्ट मीटर, डी ए और बी दोनों। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, इसको होना चाहिए था कि सी, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था कि सी और बी दोनों। ए के जगह पर क्या होना चाहिए था, सी, यानी कि सी और बी दोनों। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का फार्मूला इससे होता है, कैसे होता है जी, कि ई ए होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुने क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सही मात्रक अभी हम लोग लिखे, एगो होता है कि न्यूटन पर कूलाम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस फार्मूला के अनुसार ऐसे हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम के पावर -1 है तो इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, तो यानी कि विद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक हो गया ये कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी एगो मात्रक निकाले थे कि वोल्ट पर मीटर होता है, ये भी होता है। और क्षेत्रफल के तो ये होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर एगो मीटर को कम कर देगा, माइनस है तो ये हो जाएगा आपको वोल्ट मीटर। तो यानी कि विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक है। पहला मात्रक का है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा मात्रक क्या है, तो वोल्ट मीटर। दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है, तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यह विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा, और वोल्ट मीटर ये भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। तो सही ऑप्शन क्या है से देखिए, तो इसका सही ऑप्शन है डी कि सी और बी दोनों होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 26 ऐसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। ऑप्शन ए आवेश, बी विद्युत फ्लक्स, सी विद्युत क्षेत्र और डी आवेश घनत्व। तो देखिए सदिश राशि कौन है तीनों में, चारों में। तो आवेश सदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स भी अदिश राशि है, आवेश घनत्व भी अदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का सही मात्रक है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को P से सूचित किया जाता है, तो P बराबर ही फार्मूला होता है कि Q × 2L। किसका फार्मूला है, तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का। तो देखिए आवेश का सही मात्रक होता है कूलाम, 2L का है तो दूरी है, तो दूरी का सही मात्रक होता है मीटर, यानी कि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का सही मात्रक का होगा तो कूलाम मीटर। तो देखिए सही ऑप्शन कौन है, ए। इसका सही ऑप्शन का होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 ऐसे है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाला बल कितना है? ऑप्शन ए 0, बी Q इंटू 12, डी QL/2 और सी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जी, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? तो एक पर होता है +Q इधर और उधर होता है -Q। ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। अब इसको विद्युत क्षेत्र ई में रखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र इसको कहाँ में रखिएगा? ई में। तो +Q पर लगाया गया बल F1 बराबर ऐसे हो जाएगा कि +Q ये ऐसे, और इसको दोबारा माइनस विद्युत क्षेत्र ई द्वारा -Q पर आरोपित बल ऐसे होगा कि -QU। यदि द्विध्रुव पर कुल बल जोड़िएगा F1 प्लस F2, यानी कि F1 प्लस F2 जोड़िए, तो F बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2। तो F1 का मान है +QE प्लस F2 का मान है -QE। F2 का मान है -QE, तो प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा? 0। यानी कि विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कुल बल कितना होता है? लगने वाला कुल बल, द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल क्या होता है? 0 होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गाउसीय गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए घटकर आधा हो जाता है, बी 4 गुना बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी दोगुना हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंद गोलाकार गौसीय पृष्ठ है R त्रिज्या के। क्या है? गोला है, एक गोला है, इसका त्रिज्या कितना है? तब बड़ा R है। अब इसके अंदर एक आवेश Q है, तो इससे फ्लक्स निकलने वाला देखिए जी कि फाई बराबर ही फार्मूला होता है कि Q बटा में ε0। एक गॉस वैज्ञानिक बताए थे क्या होता है सूत्र कि Q बटा ε0 इतना फ्लक्स होके निकलेगा। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ गौसीय पृष्ठ होकर गुजरने वाला फ्लक्स उसके त्रिज्या और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। देखिए फाई बराबर ये फार्मूला होता है कि Q बटा ε0 सिर्फ आवेश पर निर्भर करता है। यदि इसका हम त्रिज्या दोगुना भी कर दे, इसका त्रिज्या हम क्या कर दे? दोगुना। R है तो इसका त्रिज्या हम कितना कर दिए? 2R, दोगुना कर दिए त्रिज्या, साइज इसको बढ़ा दिए, अंदर आवेश Q है तो भी फ्लक्स उतना ही निकलेगा। फ्लक्स का फार्मूला वही रहेगा कि फाई बराबर QE बटा में ε0। यानी कि गोला की त्रिज्या हम दोगुना करें चाहे 3 गुना करें या 4 गुना करें, त्रिज्या पर फ्लक्स निर्भर नहीं करेगा। फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? आवेश पर। तो त्रिज्या R रहेगा तो भी फ्लक्स उतना ही निकलेगा कि Q बटा ε0। इस गोला की त्रिज्या हम 2R भी कर दें तो भी फ्लक्स कितना निकलेगा? Q बटा ε0। 4R भी करेंगे तो उतना ही निकलेगा। यानी कि त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है निकलने वाला फ्लक्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन ए σ/2 ε0, बी σ/ε0, सी 2 σ/ε0, डी σ/3 ε0। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आवेशित चालक है, एक क्या है? आवेशित चालक है, तो इसका माने कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है जी, आप लोग पढ़े होंगे कि E बराबर होता है सिग्मा बटा ε0, सिग्मा बटा ε0। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका बी होगा। क्या होगा सही ऑप्शन? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ऑप्शन ए σε0, बी σ/ε0, सी 0, डी σ×ε0/2। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवेशित खोखले गोला, एक आवेशित खोखला गोला है। ये क्या है? एक आवेशित खोखला गोला है।
तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए ये एक आवेशित खोखला गोला हम बना दिए, ये क्या है, तो ये आवेशित खोखला गोला है। तो देखिए आवेशित खोखला गोला की खासियत है, या ठोस गोला हो चाहे आवेशित खोखला गोला हो, कि जब अंदर आवेश दीजिएगा तो सब आवेश कहाँ आ जाता है, तो बाहरी आ जाता है, अंदर आवेश रहबे नहीं करता है। जब गोला पर आवेश दिया जाता है तो सब आवेश कहाँ आ जाते हैं, उसके बाहरी सतह पर आ जाते हैं, यानी कि अंदर आवेश का होता है, जीरो होता है। जब अंदर आवेश जीरो है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो होगा। आवेश जीरो तो विद्युत क्षेत्र भी जीरो होगा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। क्या आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होगा। सही ऑप्शन हो गया इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 32 क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि अनंत लंबे आवेशित पतले चदरा, चदरा नहीं होगा चादर होगा, ये क्या होगा, चादर, यहाँ चादर होना चाहिए, इसको काट दीजिएगा। चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन ए सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट, बी सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, सी सिग्मा इंटू इप्सिलॉन नॉट, और डी 1/2 सिग्मा इप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के मतलब आवेशित पतले चादर है, अनंत लंबाई के एक आवेशित पतले चादर है, ये चादर है, इस पर आवेश है, तो इसके कारण आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो मानिए कि इसका पृष्ठावेश घनत्व है, तो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे जी कि अनंत लंबे आवेशित पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है, आपको सिद्ध करवाया गया होगा, पढ़े होंगे तो, कि ई बराबर होता है कि सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, तो ई बराबर सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कि सिग्मा बटा में 2 इप्सिलॉन नॉट, सही ऑप्शन हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 33 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन का कह रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से, तो मान लीजिए कि क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू, इसके अक्ष से, यहाँ मानिए कि इसका अक्ष है, अक्ष से r दूरी पर, अक्ष से कितना दूरी पर, तो r दूरी पर, अक्ष से r दूरी पर मान लीजिए कि P बिंदु है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो पीछे आप लोग के बताया गया होगा निरक्षीय और अक्षीय बिंदु, तो क्या कौन सा बिंदु है, अक्षीय बिंदु है। तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये P बिंदु है, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए से सूत्र होता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, या इधर लिख देते हैं, उधर नहीं दिखेगा आप लोग के। तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है जी, क्या होता है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p बटा में RQ, इस सूत्र होता है। तो देखिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या रिलेशन है, तो देखिए ऐसे होगा कि E समानुपाती होगा 1/RQ, क्या होगा, तो E समानुपाती 1/RQ, यानी कि रिलेशन है RQ। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्या होना चाहिए जी, तो 1/RQ। तो सही ऑप्शन क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/RQ के समानुपाती होता है, किसके होता है, तो 1/R के समानुपाती होता है। तो देखिए सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन क्या होगा, डी।